तो ओम्स लॉ क्या है भाई, एक रिलेशन है या रिलेशनशिप है बिटवीन इसके बीच में करंट, जो भी करंट रहेगा सर्किट के अंदर, एंड वोल्टेज, क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन है। मान लो एक एग्जांपल देखा था, देखो हमने इसका, एक पाइप का, ऐसे एक पाइप का एग्जांपल देखा था शुरुआत में, ए और बी साइड, जिसके अंदर वाटर फ्लो किया है हमने। वाटर का फ्लो जब ए से मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी का जो एंड रहेगा ये उसको बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा, ऐसे बहुत ऊपर क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। जितना ऊपर उठाऊंगा मैं ये एंड, उतना पानी क्या हो जाएगा तेजी से, या ज्यादा पानी क्या हो जाएगा, फ्लो करके निकलेगा ए एंड से। मतलब यहाँ से डिफरेंस मुझे क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंस इंक्रीज करना पड़ रहा है यहाँ पे, इंक्रीज, हाइट इंक्रीज करनी पड़ रही है, हाइट इंक्रीज करनी पड़ रही है, तभी जाके मेरा करंट, पानी क्या हो रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज करते, देखो यहाँ पे लिखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो ये सर्किट है हमारा, बल्ब है मान लो ये, यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 6 वोल्ट की क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। तो 6 वोल्ट की बैटरी लगाने पे क्या हो जाएगा, करंट कुछ तो रहेगा, मान लो आए। लेकिन अगर ये वोल्टेज इंक्रीज करूंगा मैं, 6 to 12 वोल्ट कर दूंगा, तो करंट यहाँ पे जो फ्लो कर रहा था ना पहले आए, तो ये 2 I हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ डबल का मैं, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, वोल्टेज इंक्रीज करूंगा मैं, वोल्टेज क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा मैं सर्किट में, तो क्या हो जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका रिलेशन कैसे दिखा सकते हैं, देखो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वोल्टेज। मतलब जैसे ही, या उसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, इसको, इसको उल्टा भी कैसे लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखेंगे हम, ठीक है, हम यही फॉलो करेंगे। चलो एक ही, कोई तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम एक ही कुछ तो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब देखो, दो टाइप की प्रोपोर्शनलिटीज होती है हमारे पास, एक होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी को पता है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं, बोलो, चलो माइक ऑन करके बोल दो किसी को पता है तो। चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Sir, inversely proportional means if V is greater, so I is not. ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, चलो मैं बोलता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, एक बंदा खड़ा है, और यहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा है, ए और बी है। अगर ए की हाइट बढ़ रही है, ए की हाइट बढ़ रही है, ए की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ए की हाइट इंक्रीज हो रही है, इसीलिए बी की हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लो देखो, घर पे हम देखो, एक भाई और एक बहन होती है, या हमारा बड़ा भाई होता है। अगर मान लो बड़े भाई को क्या दी, साइकिल दी, बाइसिकल दी बड़े भाई को, तो छोटा भाई भी क्या करता है, मुझे भी चाहिए बोलते हैं और उसको भी ला के देते हैं। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है,
उसके साथ में दूसरी भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या मान लो एक क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है, तो दूसरी भी उसके साथ क्या हो जाएगी, घट रही है, मतलब कम हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ में दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी, और एक घट रही है तो उसके साथ में दूसरी घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। और इसके अपोजिट कौन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स है, उल्टा है उसका, इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा कैसे, मान लो एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक की घट रही है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये समझ में आ गया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में वाई लिखो। चलो जल्दी लिखो, चलो। चलो यस 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 यस। हाँ ठीक है, चलो, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी, तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its ends। ठीक है, यहाँ तक ही पढ़ो, बाकी का ये समझा दूंगा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देखो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोलेंगे आप। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा हमारा, तो साथ में क्या हो जाएगा, करंट भी इंक्रीज हो जाएगी हमारी। सही है, तो देखो, तो कैसे लिखेंगे इसको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन यहाँ पे ये साइन क्या है, अल्फा का, ये जो अल्फा का साइन है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसको, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। अभी मुझे क्या करना है, इस सिंबल को रिमूव करना है, सिंबल को क्या रिमूव करना है इस इक्वेशन से ऊपर के। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू रिमूव रिमूव सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, we need to take कांस्टेंट। क्या लेने की जरूरत है, हमें कांस्टेंट लेने की जरूरत है। कहीं पे भी देखो, यहाँ से आ गया अभी, जब भी 10वीं के बाद 11 12 में जाओगे, जब भी ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आता है, तो हमें क्या लेने की जरूरत पड़ती है, कांस्टेंट लेने की जरूरत पड़ती है। क्या लेने की जरूरत पड़ती है, एक कांस्टेंट लेने की पड़ती है। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, कांस्टेंट लूंगा यहाँ पे, कांस्टेंट इज इक्वल टू के ले लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो के, तो मुझे एक ऐसा फैक्टर चाहिए, कि एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो कि या वायर के अंदर, उस वायर के अंदर या सर्किट के अंदर, जिसके ऊपर ये हमारा करंट डिपेंड रहेगा। करंट क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो ऐसा फैक्टर क्या लूंगा मैं, तो कांस्टेंट मैंने क्या लिया, के लिया। तो के की जगह मैं अभी क्या रखूंगा, ऐसा एक फैक्टर जिसके ऊपर करंट डिपेंड रहेगा, तो मैं यहाँ पे आर लूंगा, के इज इक्वल टू आर। और आर इज नथिंग बट व्हाट, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ये सिंबल हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या लिया मैंने, के। तो के क्या है यहाँ पे, एक ऐसा फैक्टर मुझे ढूंढना पड़ेगा उस सर्किट में जिसके ऊपर आपकी क्या हो रही है, करंट डिपेंड हो रही है, या करंट इंपैक्ट हो रही है। करंट को क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है उस फैक्टर की वजह से। तो ऐसा फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा फैक्टर कौन है, रेजिस्टेंस है भाई, रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो ओम्स भाई साहब जब बोल रहे थे कि ये लॉ, कि करंट या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो उसने एक कंडीशन बोली थी कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए भाई। जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना, तो टेम्परेचर कैसे होना चाहिए सिस्टम का,
सेम होना चाहिए, या जिसे क्या बोलेंगे कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये रिंग कौन है भाई गेस्ट, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। चलो ठीक है, ये चीज याद रखना। और सिंपल लैंग्वेज में देखो, अभी इसको फिर से देखेंगे आप। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो सिंबल हटाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना, इज इक्वल टू कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या लूंगा मैं, K लूंगा। तो इस सर्किट में ऐसा कौन अफेक्ट कर रहा है कांस्टेंट, तो K इज इक्वल टू R। R क्या है, तो फिर अपना रेजिस्टेंस है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, अभी इसकी जगह क्या रखूंगा मैं, इसकी जगह ये रखूंगा मैं, इज इक्वल टू R रखूंगा, ये इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R इंटू I। तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, I R, V इज इक्वल टू I R। और इसे ही क्या बोलते हैं हम, वो हम लॉ बोलते हैं, V इज इक्वल टू I R। तो यहाँ पे देखो, where R is constant called resistance for a given metallic wire at a given temperature। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, किसी भी गिवन टेम्परेचर को अगर इसकी वैल्यू दी है तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं होती। मान लो एक वायर है मेरे पास, देखो एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है कुछ, तो ऐसे 4 मान लो रेजिस्टेंस है इसके, गिवन टेम्परेचर है मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है। अभी ये मेटल की, कौन सी मेटल की वायर है, मान लो ये कॉपर है मान लो। कभी भी आप कॉपर की वायर ले रहे हो ना, इसका रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम है। रेजिस्टेंस क्या है कॉपर की वायर का, 5 ओम रेजिस्टेंस है। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। अभी कहीं भी कभी भी कॉपर का वायर लेके आओ, 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसका रेजिस्टेंस आप ले रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो ऑलवेज कितना मिलेगा आपको, 5 ओम मिलेगा। मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सही है, ये समझ में आ रहा है क्या। कभी भी आप कॉपर का 37 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसका 5 ओम ही मिलेगा आपको, ये चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझाने के लिए वैल्यू ले रहा हूँ मैं, 5 ओम, ठीक है। ये मेटल टू मेटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक लेते हो, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी हाई होता है इसके अंदर, प्लास्टिक के अंदर। वही अगर आयरन लेते हो तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी हद तक कम होता है, बहुत लेस होता है, काफी हद तक कम होता है आयरन के अंदर। तो ये जो समझाया मैंने रेजिस्टेंस के बारे में, ये रेजिस्टेंस से क्या एक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, उसकी काम क्या है, उसका काम क्या है भाई, किसी को भी रोकना, करंट को क्या करना है, रोकने का काम है। एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी काम क्या करती है, करंट को रोकने की काम करती है, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। देखो इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। सही है, तो ये हो गया हमारी ओम्स लॉ। इसके बारे में और भी बात करनी है मुझे, इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। हम वोल्टेज बढ़ाएंगे सर्किट में तो करंट बढ़ती है क्या, देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, ये ओम्स लॉ पढ़ना क्यों भाई, क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये ओम्स लॉ पढ़ना क्यों है। कई बार क्या होता है, मान लो अपना सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू देते हैं, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, करंट कितना है सर्किट में पूछते हैं। वोल्टेज दिया है यहाँ पे, रेजिस्टेंस दिया है, तो करंट कितनी है ये पूछते हैं ये। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगेन ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे रीअरेंज करो इक्वेशन ये वाला, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाय R। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगेन मान लो कई बार क्या होती है, वोल्टेज नहीं देते,
वोल्टेज देते नहीं है, वोल्टेज देते ही नहीं है, डायरेक्टली करंट देते हैं। यहाँ पे करंट इज इक्वल टू देते हैं, तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं वोल्टेज कितना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, वैल्यूज पुट कर लो, आप वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं देते हैं, करंट की देते हैं और वोल्टेज की देते हैं, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलते हैं। तो अगेन इक्वेशन रीअरेंज करो, R इज इक्वल टू V बाय I। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ये कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर एक सिंपल सा मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको, सॉल्व करके दिखाओ मुझे। सिंपल सा है, कंसेप्ट समझने के लिए होंगे। मान लो ये सर्किट है हमारा, चलो V की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे, चलो V की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, चलो फास्ट, चलो इतना समय नहीं लगता है। ट्वेंटी एम्पेयर 21, 21. 21, 21. 21 21 21, सही है, सही है, सही है, सही है। यहाँ पे किसी भाई साहब ने लिखा है, देखो गैलेक्सी टैब, गैलेक्सी टैब, गैलेक्सी टैब में लिखा है, देखो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए लिखा है, F इज इक्वल टू एम ए। भाई साहब इस चैप्टर में ये फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, ये फॉर्मूला देखो न्यूटन लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। गैलेक्सी टैब A9 क्यों लिखा फॉर्मूला आपने यहाँ पे, F इज इक्वल टू एम ए। तो टॉपिक से हटो मत यार, ठीक है। तो आंसर आ गया है, देखो ऑलमोस्ट सभी सभी लोगों का आंसर आ गया है, 21 21 21। अगेन डायरेक्ट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो सॉल्व करते समय क्या करना है, देखो कोई भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बहुत, रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें गिवन लिखना है। क्या करना है, गिवन लिखना है ऐसे करके। मान लो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है आपका, तो ऐसे गिवन लिखना है। गिवन में क्या दिया है, करंट दिया है, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर दिया है, सही है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7 ओम दिया है। तो कैलकुलेट क्या करना है, वोल्टेज V इज इक्वल टू व्हाट, देन नीचे ही लिखना है आपको, यहाँ पे मुझे जगह नहीं इसलिए साइड में लिखा है, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I कितना है 3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 7 दिया है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 इंटू 7 21 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अभी थोड़ा और कंफ्यूज करूँ क्या आपको, चलो अभी कंफ्यूजन नहीं देता हूँ, बाद में जब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे हम, तब जाके और कंफ्यूज करूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया क्या, ओम्स लॉ। इतना याद रखो, V इज इक्वल टू IR, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर की। अभी यहाँ से आगे जो भी पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आगे जो भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में,
इसी लॉ के ऊपर डिपेंड है। अभी ये जिसको समझ में आ गया उसको ही आसान है, सिंपल। इसका प्रूफ भी देखते हैं, प्रैक्टिकली इसका प्रूफ भी देखते देखते देखो इसका प्रैक्टिकली प्रूफ कैसे देखते हो। मेरे कहने का मतलब यही था, मान लो ये सर्किट है, वहां पे मान लो ये हमारे पास क्या है, सर्किट है। कुछ तो रेजिस्टेंस है सर्किट का, मान लो रेजिस्टेंस, मान लो 4 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बैटरी कनेक्ट करूंगा, कितने 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। अभी आप ही बोलो लोग, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की है मैंने 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, और सर्किट सर्किट का रेजिस्टेंस 4 ओम है। करंट कितने आएगी आएगी भाई इस केस में, करंट कितने आएगी, करंट इतना समय नहीं लगने चाहिए। ये क्या दो 0.5 दो करंट, करंट पूछ रहा हूं मैं, करंट, करंट कितने आएगी, चलो कमेंट में बोलो, चलो 1/2। 1/2, हाँ 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 हाँ, चलो 1/2 भी लिख सकते हो आप। तो देखो ऐसे 1/2 फ्रैक्शन में नहीं रखना है इसको, ठीक है, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, फ्रैक्शन में 1/2 ऐसे नहीं लिखना है, 0.5 लिखो इसको, चलो 0.5 लिखो, 0.5 लिखना है, चलो इसका मतलब समझ में आ गया, ठीक है। 0.5 करंट कितने आ गई फर्स्ट केस में, 0.5। इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, और एक सेल जोड़ता हूँ 2 वोल्ट का, प्रपोर्शन में देखो, V I सॉरी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोला, प्रपोर्शन मतलब उस फिक्स क्वांटिटी के साथ बढ़ना चाहिए। अगर मान लो मैंने वोल्टेज 2 से बढ़ाया है और करंट 4 हो रही है, 4 है, ठीक है, मैंने अगर वोल्टेज 4 कर दिया तो ये 8 होना चाहिए। अगर ये क्या किया मैंने, वोल्टेज अगर 6 कर दिया तो ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 से ही बढ़ना चाहिए ना, 12 होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 8 कर दिया वोल्टेज तो ये क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 14 ना 16 होना चाहिए। एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ बनना चाहिए, फिक्स रैंडमली नहीं बनना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन के साथ क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, और एक सेल कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, अगेन 2 वोल्ट का एक वोल्टेज जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, ये 4 वोल्ट हो जाएगा, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इस केस में देखो करंट कितना आता है, निकालो चलो, कितना आता है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी। चलो भक्ति का आंसर आ गया, चलो 1 आ गया है, वैष्णवी का आ गया, चलो 1, वेदांत का आ गया, रियलमी, चलो यशराज का आ गया, चलो सिराज का, साईराज का आ गया, नितिन सुमित टेक्नो, ऋतिका, इन सबका 1 आ गया है, सानिका का भी 1 आ गया है, चलो नारायणी का भी 1 आ गया है, हर्ष का, जिग्नेश का भी 1, साई का भी 1 आ गया है। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। देखो अगेन क्या करूंगा मैं तीसरी केस में, और एक 2 वोल्ट का मैं क्या करूंगा, 2 वोल्ट का एक सेल कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, 2 वोल्ट का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो 6 वोल्ट है तो अभी निकालो चलो, आई कितना हो जाएगा,
मेरा आंसर जब तक नहीं आता है तब तक आपका आना चाहिए। 1.5 1.5 1.5 1.5 3/2 फ्रैक्शन में नहीं लिखना है बोला था मैंने। 1.5 1.5 1.5। चलो चलो चलो, इसका मतलब सबका सबका सही आ रहा है। चलो ठीक है, सबका सही आ रहा है आंसर। ठीक है, डन 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 1.5 1.5। चलो 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 चलो, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन देखो, जब भी मैं 2 वोल्ट से क्या कर रहा हूँ, 2 वोल्ट से क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो करंट किससे कितने से बढ़ रहा है, 0.2 से बढ़ रहा है ना। यहाँ पे भी 2 वोल्ट से मैंने बढ़ा दिया तो 0.5 से बढ़ गया यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 2 वोल्ट से बढ़ा दिया मैंने तो 0.5 से अगेन बढ़ गया यहाँ पे। तो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, आप बोलो। अगर एक क्वांटिटी में बढ़ा रहा हो तो दूसरी एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, फिक्स प्रोपोर्शन में, ना तो ज्यादा ना तो कम। तो इतने से ही क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं, तो मेरा टेम्परेचर कैसा था सिस्टम का, टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर कैसा था मेरा, कांस्टेंट था। ये चीज याद रखना। और यही क्या है आपकी ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ। सही है। तो अभी डिस्कस करूंगा मैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करूंगा अभी थोड़ा। ओहम्स लॉ आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ओहम्स लॉ सभी को समझ में आ गई है। सिंपल, अगर मैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट भी क्या हो जाएगी मेरी, इंक्रीज हो जाएगी। इतना ही है। देखो यहाँ पे वोल्टेज मैंने बैटरी चेंज कर दी थी, इंक्रीज कर दी थी, तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो गया था, इंक्रीज हो रहा था। तो रेजिस्टेंस मैंने कांस्टेंट रखा था सिस्टम का। ठीक है, चलो। तो अगर ओम्स लॉ अगर समझ में आ गई तो मुझे रेजिस्टेंस के ऊपर और डिस्कस करना है आपको। इन डिटेल्स में पढ़ाना है मुझे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। चलो, अगर ये ओम्स लॉ समझ में आ गई तो एस लिखो, वाई लिखो, चलो कमेंट। ओम्स लॉ अगर समझ में आ गई तो चलो भाई साहब, चलो 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 चलो, इसका समझ में आ रहा है। चलो, सभी का यस 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 आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी खुल के रजिस्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे आप। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ Electricity. Electricity. इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। heat, ये और ये बैड कंडक्टर होते हैं। Hmm. एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन क्या है, नॉन मेटल होगी भी। एक ऐसा बंदा है यहाँ पे नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल होके भी क्या करता है, करंट फ्लो करवाता है। एक्सेप्शन जल्दी बोलो, चलो कमेंट बॉक्स में। नो, सिल्वर इज अ मेटल, सिल्वर इज अ मेटल, इट इज अ गुड कंडक्टर। डायमंड इट इज अ बैड कंडक्टर, डायमंड डायमंड बैड कंडक्टर है। नॉन मेटल तो है ही, लेकिन बैड कंडक्टर है। वाटर वाटर वाटर, टैप वाटर कंडक्ट करता है भाई, ये लिक्विड हो गया। वाटर को मेटल या नॉन मेटल में कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसको केमिकल बोलेंगे आप वाटर को। तो वाटर भी गुड कंडक्टर है अगर टैप वाटर लेते हो तो। आयरन तो गुड कंडक्टर है भाई साहब, आयरन गुड कंडक्टर है। यस, श्रेयस ने आंसर दिया है करेक्ट, ग्राफाइट, ग्राफाइट। श्रेयस का आंसर सही है, श्रेयस का आंसर सही है। देखो, श्रेयस ने आंसर दिया है ग्राफाइट। एक बंदे का आंसर आया है ओनली। ग्राफिक्स नारायणी ने भी दिया है। देखो, चैट जीपीटी वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो ही बताना है, नहीं तो समझाने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओनली ड्राईवुड, अरे भाई साहब ड्राईवुड तो ऑलरेडी क्या है, ये तो नॉन मेटल है ड्राईवुड, ठीक है। उसके अंदर कार्बन होता है ड्राईवुड के अंदर। तो जिग्नेश ने भी दिया है ग्राफाइट आंसर। 3-4 लोगों ने मोस्टली क्या दिया है, मुझे आंसर दिया है इसका कि ग्राफाइट। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। ये याद रखना कि नॉन मेटल्स में कार्बन का अलोट्रोप है। जब मेटल्स कार्बन आयन कंपाउंड पढ़ोगे आप,
कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे अभी 10th का। उसके अंदर ये उसका स्ट्रक्चर दिया है, किसका किसका दिया है, फुलेरिन का दिया है, फुलेरिन, डायमंड एंड अगेन एक दिया है ग्राफाइट का स्ट्रक्चर दिया है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर दिया है कि ग्राफाइट नॉन मेटल होकर भी करंट क्यों फ्लो करवाता है, तो इसका रीजन दिया है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर जो भी टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, आई थिंक मैम है पढ़ाने के लिए, तो वहां पे इसका स्ट्रक्चर देख लो आप ग्राफाइट का। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये ग्राफाइट एक सेक्शन है। तो बेसिकली एक रीजन बोलता हूँ कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, चलो किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। करना करना हाँ मैं करूँ। माइक ऑफ ऑफ करो प्लीज, माइक ऑफ करो। आपको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। चलो हाँ चलो, एक सिंपल, ज्यादा डिटेल्स में नहीं लूंगा, एक सिंपल बताता हूँ मेटल ही क्यों क्या करते हैं, मेटल ही क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करवाते हैं, नॉन मेटल क्यों नहीं। एक बेस्ट एग्जांपल है इसका, तो मान लो कोई भी अगर मेटल है, उनके पास फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, या मान सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनके पास फ्री चार्ज होते हैं। लेकिन नॉन मेटल या उनके पास कौन सी मेटल जनरली कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, आयोनिक, अरे देखो स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, आयोनिक बॉन्डिंग बनाते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी मुझे जेन्युइनली बताओ किसको किसको आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पता है, जेन्युइनली कमेंट बॉक्स में लिखो, किसको किसको पता है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। चलो जेन्युइनली बोलो, पढ़ने के लिए हम यहाँ पे, नहीं है तो उसको शर्माने की कोई बात नहीं है भाई। ऑलरेडी ये 9th क्लास में हो चुका है। नो 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 सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, यस सर, नो सर। चलो मिक्स में है तो चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक 2 मिनट में बताता हूँ आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, नमक खाने वाला पता है आपको, NaCl, NaCl नमक पता है। ये जो NaCl बना है, Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कौन है, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है। भाई साहब ये अथर्व कौन है, माइक ऑफ करोगे क्या भाई, अथर्व। चलो तो ये आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड ही समझना है। तो ये मेटल है, तो सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11 है। क्लोरीन है इसके साथ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 17 है। ठीक है, तो सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने हैं, 8 है। दूसरे ऑर्बिट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट ऑर्बिट में सोडियम के कितने होते हैं, एक ही होता है। और क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में अगेन 8, और लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 7। 8 हो गए ना, कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो केस कैसी बनती है देखो, अभी सोडियम को अगर स्टेबल बनना है,
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये 9th में पढ़ा होगा आपने, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, 7 तो कोई नहीं देगा। मान लो आपके पास 100 रुपीज है और आपको कोई बेगर वगैरह कोई आ रहा है, भिखारी आ रहा है, 99 रुपए मांग रहा है, दे दोगे आप 99 रुपए उसको? नहीं दोगे भाई। तो इसको भी कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? कोई नहीं देगा। लेकिन क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का ऑलरेडी 7 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए उसको, या ओनली 1 चाहिए। तो इसका अगर ये 1 लूज करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देखो इनर सेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ये इनर जो ऑर्बिट है यही आउटर ऑर्बिट है जो वर्क करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। क्या करता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, बकायदा इसको छोड़ के जाता है। इसको क्या करता है? छोड़ के जाता है। क्या करता है? छोड़ के जाता है इसको। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? ये छोड़ के इसके पास जाता है, देखो ऐसे इसके पास जाता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, एक मेटल से दूसरी तरफ जा रहा है छोड़ के, और जब ऐसा बॉन्डिंग बनने के बाद जो कंपाउंड तैयार हो रहा है, या ऐसे जब बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्डिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्डिंग बोलेंगे। आयोनिक बॉन्डिंग समझ में आ गई क्या? देखो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्डिंग बोलेंगे। कोवैलेंट बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट कल की क्लास में। अभी मुझे बोलो ये समझ में आ गया कि आयोनिक बॉन्डिंग? अगर यस तो यस लिखो कमेंट बॉक्स में। चलो यस, गैलेक्सी आपने लिखा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो यस 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 यस। चलो इसका तो समझ में आ गया है। चलो ठीक है, चलो फिर वो समझ में आ गया होगा सबको, ऐसे लग रहा है मुझे। तो सबने यस लिखा है, तो यहाँ पे रुकेंगे आज के लिए भाई लोगों, बहन लोगों, और कल फिर से स्टार्ट करेंगे यही, ठीक है? तो यहाँ पे रुकते हैं हम। होप समझ में आ गया होगा सबको।